डीडी उर्दू पर। भारतीय संविधान में रोज़े अव्वल से ही वक्त व हालात के पेश नज़र मुख्तलिफ महाज पर तब्दीलियां वाक़ होती रही हैं और यही हमारे संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। अगर बात मुजरिमों की शनाख्त से जुड़ी कार्रवाई की करें तो हमारे संविधान में पहले से ही प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1920 मौजूद था, जिसमें मुजरिमों और गिरफ्तार अफराद की पहचान के लिए उंगलियों और पैरों की छाप से लेकर मेजरमेंट या फोटोग्राफी लेना तक शामिल था। याद रहे कि 1980 में इंडियन लॉ कमीशन ने 1920 के एक्ट की नजरसानी करते हुए ये कहा था कि जुर्म की जांच में मॉडर्न ट्रेंड्स को देखते हुए इसमें तब्दीली की जरूरत है। लिहाजा भारतीय सरकार ने प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1920 को मुजरिमों से मुतालिक मालूमात को नाकाफी समझते हुए इसे मनसूख किया और इस ज़िम्न में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 को मुतारिफ किया, जिससे इसके दायरे को मजीद वुसअत मिली, जिसके तहत अब उंगलियों और पैरों की छाप के साथ साथ बायोलॉजिकल सैंपल, आइरिस, रेटिना स्कैन, दस्तखत, हैंडराइटिंग और CRPC के सेक्शन 53 और 53A के तहत खून के सैंपल, सीमेन, बालों का सैंपल और DNA जैसे एनालिसिस भी शामिल हैं। इस डेटा को मेंटेन करने के लिए नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो रिकॉर्ड रखने वाली सेंट्रल एजेंसी होगी। इसके अलावा राज्य और नेशनल कैपिटल टेरिटरीज अपने अपने इलाके में इन एजेंसियों को जानकारी देंगे और इनके साथ जमा किए गए डेटा को शेयर करेंगे। जमा किए गए डेटा को 75 वर्षों के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में रखा जाएगा। इस कानून के बनने के बाद मजिस्ट्रेट की पावर और बढ़ जाती है। अब वो जांच के लिए किसी भी शख्स का डेटा जमा करने का हुक्म सादिर कर सकता है। डेटा से इनकार करने पर यह माना जाएगा कि एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य निभाने से रोका जा रहा है और ये एक अपराध होगा। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आईन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। हमारे मुल्क में आज भी सबूतों की कमी की बुनियाद पर तकरीबन 7.5 लाख केस हर साल बंद कर दिए जाते हैं, और जिस तरह इस दुनिया ने तेज़ी से तरक्की की है वैसे ही जुर्म और जुर्म के तौर तरीक़ों में भी तेज़ी से तब्दीली आई है। ऐसे हालात में पुलिस और जांच एजेंसियों को नई तकनीक से लैस करने की ज़रूरत महसूस की गई और हुकूमत ने इस सिमत में आगे बढ़ते हुए एक कानून बनाया जिसका नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। आखिर क्या है ये कानून और हम सब के लिए इसको जानना कितना अहम है, इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं एडिशनल DCP साउथ वेस्ट दिल्ली जनाब राजीव कुमार साहब, और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील DK शर्मा साहब। इन दोनों के साथ आज हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप सभी का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। जब हम बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की, मेरा पहला सवाल DK शर्मा जी से होगा। जब हम इस कानून की बात करते हैं जहां हम मुजरिम की ना सिर्फ निशानदेही कर रहे हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सज़ा है उसको यकीनी बनाया जाए, क्या है ये कानून और कितना अहम है आज के इस दौर में? देखिए, जब कभी भी कोई नया कानून बनाया जाता है तो उसको हम इस कसौटी पर देखते हैं कि उसका मिसयूज कितना हो सकता है और यूज कितना हो सकता है। ये 102 साल के बाद पुराने कानून को रिपील करके जो पार्लियामेंट ने नया कानून बनाया है, वो जो 100 साल में ये देखा गया कि भाई जो मुजरिम है वो नई नई तकनीक अपना रहा है, नए नए सिस्टम आ गए, मोबाइल फ़ोन्स, इन चीज़ों का डेवलपमेंट होगा,
तो इस टाइम में अगर हम पुरानी चीज़ों के इस्तेमाल से उनको पकड़ें या पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एक्शन किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं था। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉ कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, मालिमट कमीशन ने दिया। उन्होंने बताया कि भाई इसमें कुछ आवश्यकता है और उन्हीं चीज़ों को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया। अब बना दिया तो इसमें ये देखना आवश्यक है कि जहां एक दूसरी तरफ हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट चल रहा है कि किसी भी मुजरिम को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ खुद गवाही दे, या आप किसी की प्राइवेसी का कोई अधिकार छीन नहीं सकते, या एवरी पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी, और प्रोसिक्यूशन की, पुलिस की ड्यूटी है उसको गिल्टी प्रूव करना। तो जहां ये बेसिक कंसेप्ट हैं और जहां ये कानून है, तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने पार्लियामेंट डिबेट को सुना हो, देखा हो, तो ये सवाल उठते हैं कि क्या ये कहीं ना कहीं आपकी राइट, प्राइवेसी का तो हनन नहीं करता, आपके फंडामेंटल राइट का हनन तो नहीं करता, या आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस तरह की व्यवस्था तो नहीं कर रहा जहां पे पुलिस या प्रोसिक्यूशन को प्रूव ना करना पड़े और पुलिस ने पकड़ा, आपके खिलाफ कुछ कागज लिखे और जज साहब के सामने पेश किए और उन्होंने आपको हेल्ड गिल्टी कर दिया। तो इन चीज़ों का बैलेंस बनाते हुए हमने डिस्कस करना है कि क्या इसकी मेरिट्स हैं और क्या इसकी डीमेरिट्स हो सकती हैं। बिल्कुल, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जब मुजरिम की बात आती है या जुर्म की बात आती है तो पहला नाम जो लोगों के जहन में आता है वो है पुलिस। तो पुलिस के लिए ये कानून कितना महत्वपूर्ण है, इसको मैं समझना चाहूँगा राजीव जी से। एक बात देखिए कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें पुलिस भी एक रोल प्ले करती है, और अभी तक जो क्रिमिनल का जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा था वो 1920 के कानून से हो रहा था, जो कि बेसिकली 20वीं शताब्दी का हुआ। तो 21वीं शताब्दी में हम 20वीं शताब्दी के कानून से नहीं डील कर सकते, तो इसलिए मुझे लगता है बहुत सही दिशा में कदम है, और 21वीं शताब्दी में हमें ये कानून चाहिए था, क्योंकि जो पुराने वाला कानून था वो केवल 3 तरह के आइडेंटिफिकेशन की इजाज़त देता था, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और फोटोग्राफ्स। लेकिन आजकल आप देखिए टेक्निक इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो अभी ये जो नया कानून है इसके अलावा ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की भी रिकॉर्डिंग को अलाउ करता है क्रिमिनल के, जैसे कि उसकी हैंड राइटिंग है, उसके सिग्नेचर्स है, इसके अलावा उसके ब्लड सैंपल लिए जा सकते हैं, उसका रेटिना, आइरिस का भी स्कैन किया जा सकता है, इसके अलावा उसका डीएनए भी लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आजकल के समय में इस कानून की जरूरत थी और मुझे लगता है सही कदम है ये, और इस कानून का फ़ायदा होगा। और आप देखिए एक्यूज़ का राइट तो है, जैसा आप बोल रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन कहीं ना कहीं विक्टिम का भी तो राइट है, स्पीडी जस्टिस का राइट उसका भी तो है, वो भी तो एक बेसिक राइट है, जल्द से जल्द उसको इंसाफ मिल सके। हाँ बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये कन्विक्शन रेट में इजाफा होगा इससे, और क्रिमिनल को जहाँ उसका जो अंजाम होना चाहिए वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेगा। पुराने कानून में कहाँ आपको लूप होल्स नजर आते थे कि जहां मुजरिम निकल जाता था और अब आपको ये लगता है कि नहीं, अब हम उसको यकीनी तौर पर पकड़ करके उसको हम सजा दिलवाने में कामयाब होंगे? अब एक चीज़ देखिए कि आजकल के समय में केवल जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गई हैं उसमें फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट या फोटोग्राफ कहीं ना कहीं एक पुराना मेथड हो गया है। और अभी एक केस मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था जहां क्रिमिनल ने अपने फिंगरप्रिंट सर्जरी के ज़रिए चेंज कर लिए थे, लेकिन वो अपना डीएनए तो चेंज नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि उस संदर्भ में इसकी जरूरत है। फिर हमारे जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, आपको तो पता ही है पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लगा हुआ है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है ना केवल उसको कम करना है, बल्कि ऐसे अपराधियों को कहीं ना कहीं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसमें इस कानून में बड़ा अच्छा प्रोविज़न लाया गया है कि अगर एक्यूज़ मना भी करता है कि वो अपना ब्लड सैंपल नहीं देगा, तो भी इस कानून के तहत जहाँ पे 7 साल से ऊपर की सज़ा है उसको फोर्स किया जा सकता है कि उसको सैंपल देना पड़ेगा। यानी एक कंडीशन लगा दी गई है, हाँ। अगर उसको 7 साल के ऊपर की सजा है उसमें, तो उसको फोर्सफुली उसका आप सैंपल ले सकते हैं। हाँ, पहले नहीं था, पहले आपको बाकायदा कोर्ट में मूव करना पड़ता था, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके करना पड़ता था अगर एक्यूज मना करता था, लेकिन अभी तो उसमें एक प्रोसेस लंबा हो जाता था और देर भी लग जाती। हाँ जी जी जी। अब शर्मा जी ने एक बात कही कि जब हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरिट्स की बात करेंगे कि आखिर इसके जो फायदे हैं वो जनता के लिए कितने अहम हो जाते हैं। देखिए, अगर ये कानून जैसा कि इसमें प्रावधान किया गया है सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है,
हमारे देश में क्या होता है कि कुछ जो स्ट्रिक्ट कानून है, चाहे वो एनडीपीएस है, चाहे जो भी हम स्ट्रिक्ट करें, उसमें एक बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन दिया गया है कि सीनियर ऑफिसर्स को पावर है, उनकी सुपरविजन में वो इम्प्लीमेंट होता है, तो उसके ज़्यादातर परिणाम अच्छे आते हैं। परंतु यदि उसी कानून को सीनियर ऑफिसर्स अपनी बिजी व्यवस्था के कारण या किसी भी अन्य कारण से उन पावर्स को डेलीगेट कर देते हैं, डेलीगेट इन द सेंस कि वो अगर कानून में अलाउड नहीं भी हैं तो सबॉर्डिनेट जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं या ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं उनको सीनियर ऑफिसर्स अगर अपनी स्टैंप लगा रहे हैं बिना उस पर ध्यान दिए या टाइम लगाए, तो इस तरह के कानून का दुरुपयोग का ज़्यादा चांस होता है। जहाँ तक मेरिट का, जैसे अभी राजीव जी ने भी बताया, बड़ा अच्छा इसका कि वो कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, एक पुलिस के लिए इजी मेथड्स होंगे, जो आज की हाई टेक्नोलॉजी है उसको कम्बैट कर उसको करने के लिए हमें एक नए प्रावधान मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि मैं बताऊंगा, इसमें एक प्रोविजन है कि आप अरेस्टेड पर्सन का भी ये सारा चीज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। एक तो कन्विक्टेड का है और एक अरेस्टेड का है। अगर अरेस्टेड पर्सन, जैसा कि हम देखते हैं हमारे देश में ये कई बार सवाल उठते हैं कि भाई ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, ड्यू टू अदर राइवलरी किसी को गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया है। और हम ये भी देखते हैं कि जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है, जो कि दूसरे वे से अगर उसको कहें तो अरेस्ट गलत किया गया वो अल्टीमेटली एक्विट होता है। तो ऐसे अगर जहां पर गलत अरेस्ट होता है वहां पे भी इस कानून को लागू किया गया है, उससे क्या होगा कि एक तो उसको अरेस्ट करके उसके अधिकारों का हनन हुआ अगर वो गलत अरेस्ट हुआ है, तो उसके बाद फिर उसकी ये सारी आइडेंटिफिकेशन दी गई, जो कि 75 ईयर्स तक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो उसको मेंटेन करेगा, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ली गई, उसको गलत अरेस्ट किया गया। तो अगर ये चीज सीनियर लेवल पे अच्छी तरह सोच समझ के लागू नहीं की गई तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण एंगल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये हमने वेस्टर्न कंट्रीज, यूके, यूएस से इसको हमने फॉलो किया कि वहाँ पर ऐसा कानून है, लेकिन वहाँ पर डाटा प्रोटेक्शन एक्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है, जिसमें लिखा गया है कि अगर आपका डाटा लीक होता है, डाटा का मिसयूज होता है, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बड़ी हाई हैं। हमारे देश में अभी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, उसको लागू करने का प्रयास किया गया है परंतु अभी तक वो नहीं है। अभी तक हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या आईपीसी के जनरल प्रोविजन से ही डाटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक्ट आने से, और जब तक कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया है, तो आपका डाटा किसी भी, मान लो क्या कि एक छोटा सा मान लो कोई क्राइम है, उसमें आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करके किसी के आपके इंपॉर्टेंट सारे डाटा को, क्योंकि यू कैन नॉट रिफ्यूज, अगर आप मना करते हैं तो आप एक और क्राइम करते हैं। 186 आईपीसी दूसरे प्रोविजंस में इसमें दिया गया प्रावधान कि यू कैन नॉट रिफ्यूज। अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो वो एक और जुर्म कर रहा है, एक और जुर्म कर रहा है। तो जहां एक राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट आपको बताया गया है, उसको इनडायरेक्ट वे में आप डिप्राइव कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब तक डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ना आए, इस एक्ट में कोई ना कोई प्रोविजन ऐसा होना था जिसमें कि जो नेशनल ब्यूरो हमारी डाटा को रखेगी, अगर वहां से डाटा लीक होता है, मिसयूज होता है, तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, ऐसा कुछ इस एक्ट में नहीं रखा गया है। तो हम ये बिलीव कर सकते हैं कि वहां पे डाटा हमारा सेफ रहेगा, पर कानून की कोई प्रोटेक्शन इसमें नहीं। यानी वहां पर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं। दूसरी चीज होती है, जैसे आपने पावर्स की बात की, तो ये भी एक खतरा बन जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस के पास ज्यादा पावर आ जाएगी, निरंकुश कोई पावर्स या ताकत ऐसी तो नहीं है जो इसके तहत पुलिस के पास आ रही है। मैं ऐसा नहीं मानता। एक्ट में प्रॉपर चेक और बैलेंस दिया हुआ है। जैसा कि जज साहब बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई गलत अरेस्ट हो जाता है, तो कल को कोर्ट है, कोर्ट में अगर उसका एक्विटल होता है तो इसमें एक नोडल ऑफिसर होगा। नोडल ऑफिसर को वो अप्लाई कर सकता है कि भाई मैं एक्विटल हो गया है, जो मेरा डेटा लिया गया था उसको डिस्ट्रक्शन किया जाए, तो उसमें वो प्रावधान भी रखा गया है, तो वो चेक बैलेंस है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये भी है, जैसे कहा कि किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उससे आपने डेटा ले लिया, क्या शक की बुनियाद पर, जैसे आमतौर पर पुलिस जो है वो बहुत जल्दी शक की बुनियाद पर अरेस्ट भी कर लेती है, एक शक की बुनियाद पर क्या डेटा भी लिया जा सकता है अब इस कानून के तहत? डेटा लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। बल्कि जो अरेस्टेड नहीं है, अगर पुलिस को लगता है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेकर उसका भी डेटा लिया जा सकता है। लेकिन सामने वाले को भी
बाकायदा प्रोविज़न दिया गया है कि अगर उसे लगता है कि मेरा डेटा गलत लिया गया है तो ही कैन ऑलवेज अप्लाई, और अगर उसका पक्ष सही होगा तो पुलिस जो डेटा जो भी स्टोर किया गया एनसीआरबी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अगर गलत लिया गया है, हाँ। अगर ले लिया गया किसी शख्स का, शर्मा जी, और उसके बाद वो आगे चल करके बरी हो जाता है कोर्ट से, वो डेटा कहाँ से फिर वो खत्म होगा या वो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में रहेगा? देखिए, एनसीआरबी के रिकॉर्ड से वो कुछ केसेस में खत्म किया जा सकता है, हर एक में नहीं, जहाँ सीरियस ऑफेंसेज है उसमें नहीं। लेकिन मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो डाटा मान लो शक के आधार पे लिया गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से लिया, अब इसमें 3 दिया, मेट्रो सिटीज में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स किसी तरह से भी कम होती हैं, पर ऐसे केसेस में जहाँ किसी के डाटा से संबंधित, उसके प्राइवेसी से संबंधित आदेश पास करना होता है, उसमें जुडिशियल ऑर्डर क्यों ज़रूरी बताया गया है कि जुडिशियल ऑर्डर जब भी पास होता है तो वो मेरिट पे दोनों पार्टीज को सुन के, और एक कोर्ट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक प्रॉपर रीजन ऑर्डर पास करेगा। जब हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करते हैं या एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो उनका काम बेसिकली उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, और इम्प्लीमेंट में जो ऑर्डर पास किए जाते हैं वो इमीडिएट किए जाते हैं, उसमें ज़्यादा कोई हीयरिंग या रीजन्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन को देखते हैं कि यस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डाटा इज़ रिक्वायर्ड, इसकी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, तो वो ऑर्डर इमीडिएट पास किया जाता है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को शक के आधार पर एक आदेश पारित करने का जुरिस्डिक्शन दिया गया है, वो कहीं ना कहीं मिसयूज हो सकता है अगर उस पर सेफगार्ड अधिक नहीं होंगे तो। इसी तरह जो अरेस्टेड पर्सन है, जैसा कि सर ने भी कहा कि वो डाटा नोडल ऑफिसर के थ्रू वो उसको डिस्ट्रॉय कराया जा सकता है, पर डिस्ट्रॉय कराया जाने का कोई लिमिट नहीं दिया गया। जैसे आज आपने लिखा कि मेरा डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि विद इन 10 डेज 15 डेज 1 मंथ इट विल बी डिस्ट्रॉयड। अब टाइम फ्रेम होना चाहिए, टाइम फ्रेम इसमें जरूर होना चाहिए, क्योंकि इट रिलेट्स टू योर प्राइवेसी, और उसमें अगर टाइम फ्रेम नहीं है तो आप उनको रिमाइंडर, जैसा कि हम देखते हैं आमतौर पर होता है कि आप उस मैटर को परस्यू कर रहे हैं। अब बहुत से अपराधी ऐसे होते हैं कि वो अनपढ़ हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या वो दोबारा अगर वकीलों के चक्कर काटेंगे तो उनका एक्सपेंसेस, ऑल दीज थिंग्स। तो मेरे हिसाब से अभी इस एक्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर यूके का एक्ट ऐसा देखते हैं तो उसमें ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा गया है। अगर आप एक्विट हो जाते हैं और लिखते हैं तो वहाँ पर विद इन 7 डेज आपका डाटा डिस्ट्रॉय किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर डाटा आजकल इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई लंबा प्रोसीजर या ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह के प्रावधान यहाँ पर होने चाहिए, यानी आगे प्रावधान की अभी गुंजाइश है, और जिस तरह से अभी नए केसेस सामने आएंगे और उसका रिजल्ट सामने आएगा उसके मुताबिक जो है इसके अंदर और भी तब्दीलियां आ सकती हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारे यहाँ पर लॉ के स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास काफ़ी सवाल भी हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपने सवाल जल्द से जल्द हमारे जो गेस्ट हैं उनसे पूछने शुरू करें। यस प्लीज़। A very warm namaskar. My name is Naomi Sharma, and I want to ask that is this act, this Criminal Procedure Identification Act, violating the fundamental rights, because it is definitely infringing the privacy, the right to privacy and right to freedom, of course. So, what's your views on that? DK Sharma जी, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। You see that if you are a student of constitutional law, fundamental rights are not absolute rights, as the officer has rightly told that there are also rights of the victims and complainant. So we cannot say that 100% this act is violating the fundamental right, but if it will be implemented properly under the supervision of senior police officers or judges or judicial magistrate, then I think it is necessary in the modern time to tackle the crime and to, enhance the rate of the conviction. Otherwise, if we will not give such powers merely on the ground that it is violating the right of privacy or fundamental right, then it is very difficult for the police force nowadays to head up an accused. As you have just heard that there are accused who even get surgery and change their hand fingerprints, etc. In such time, even now you will see that if you enter the premises of the Supreme Court, they issue a proximity card. On that proximity card, they take the photo and the gate is automatically open. Even in your mobiles, Apple and all that, the moment you put it before your face, it is being opened. So they are also collecting these
these datas. So certainly now the time is coming in such a way that you cannot say it is clearly violating, but safeguard are necessary, as I have earlier told. सेफ गार्ड भी नेसेसरी। दूसरा ये भी है कि जब हम बात करते हैं राइट्स की किसी भी इंडिविजुअल के, तो एक हमारे समाज और सोसाइटी के भी राइट्स होते हैं, क्योंकि उनको भी इंसाफ दिलाना और उनको भी जल्दी से जल्द इंसाफ पहुंचाना उन तक हमारे लिए जरूरी है, और मुजरिम ना निकल जाए कहीं उस राइट्स में। और जैसा आपका भी एक रिमार्क्स लेना चाहूंगा। जैसा सर ने बोला कि डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लेकिन हम वॉलंटरी डेटा दे रहे हैं सारा मोबाइल्स पे अपना, हम फिंगरप्रिंट भी दे रहे हैं, अपना फेस प्रिंट भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी देखिए जो एक्ट आता है नया, वो स्टैटिक नहीं होता है। जब उसका यूज़ होता है तो उसके हिसाब से उसमें चेंजेस भी होते हैं। जैसे आप रेप के केस में पहले आईपीसी था, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, पोक्सो एक्ट आया। तो हमेशा एक्ट समय के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें आएंगी और उसका फीडबैक आएगा, उसके हिसाब से चेंज होगा। और वो भी है। दूसरा ये है कि जब हम मोबाइल सिम के लिए लोग जाते थे तो तब भी वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स और आधार की कॉपीज देख करके लोग लिया करते थे। एनीवे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यस प्लीज सर, ये जो 1920 का लॉ था, उसमें जो भी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है वो सारा का सारा सब इंस्पेक्टर के लेवल पर करा जाता था, लेकिन ये जो 2022 वाला इसमें अमेंडमेंट आया है उसमें हम देख रहे हैं कि कांस्टेबल लेवल पर ये किया जाएगा। तो सर आपको नहीं लगता कि इसमें एफिशिएंसी पर कुछ फर्क पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन में? देखिए, पहले तो ये कांस्टेबल लेवल पे नहीं, हेड कांस्टेबल लेवल पे दिया गया है। मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि 1920 से आज तक अपराध में कितनी वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि एक हेड कांस्टेबल ही होता है जो कि उस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, बीट लेवल पे काम करता है, तो उसको एम्पावर करने के लिए हेड कांस्टेबल को बनाया गया है। लेकिन जैसा सर ने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें सीनियर ऑफिसर्स का सुपरविजन रहेगा, और मुझे लगता है अगर सुपरविजन प्रॉपर होगा तो एक्ट भी सही काम करेगा और मिसयूज होने का भी इसमें जो भी चांस है कम रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, आपका अगला सवाल किससे पूछना चाहेंगे? Good morning. This is Dipanshu Kumar, and I have the question for both of our sirs. I just wanted to ask that, as we all know, the data will be kept by the NCRB, but don't you think that 75 years is too much for the biological samples? Do you think our Indian laboratories are that good enough for to maintain the quality control? No, अजीब सर। you और know शर्मा the जी, दोनों time. के लिए सवाल है आपके लिए। हाँ, you know the time period 75 years is being kept by the parliament, keeping in view basically the age of a person, because you know the object is that if a person is an accused is duly identified, and if any point of time he repeats the crime or do something or is apprehended here or in any other state, then that data can be used. So time is reasonable, because keeping in view all these things, it is being kept. So far as your second doubt that whether it can be preserved, because you know that long time and so much of data, it will be preserved, I think, in electronic form. So it will not consume much of the spaces, and nowadays, you know, technology is developing. Even in your mobile, you have so much of data, videos, films, everything. So when the National Crime Bureau will keep it, they have sufficient arrangement for that. That is not a problem. Thank you so सर, much, sir. आप सभी एक में बिल्कुल, जैसा सर ने कहा कि वो जो बायोलॉजिकल सैंपल है उसको प्रिजर्व नहीं करना है, उसका जो रिजल्ट है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो प्रिजर्व होगा। और रही डेटा प्रोटेक्शन की बात, तो एनसीआर भी ऑलरेडी अभी भी जो 1920 के एक्ट में जो हम डेटा इकट्ठा करे थे उसको कर रही है, अभी भी स्टोर कर रही है। तो मुझे लगता है कि डेटा प्रोटेक्शन के मतलब इनफ रहेंगे, सेफ गार्ड्स रहेंगे। दूसरा है कि हम जिस वक्त अब आज बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां हम एक साइबर सिक्योर इंडिया अपने लोगों पर दे सकें, तो उस तरफ भी हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में जो हमने गुफ्तगू की, मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ने भी उससे काफ़ी अच्छी मालूमात हासिल की होगी, और हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने भी इससे ज़रूर सेर हासिल गुफ्तगू जो यहाँ पर हुई उससे फ़ायदा हासिल किया होगा। आज की इस पेशकश को हमें यहीं मुकम्मल करना होगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का, तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मौजू के साथ, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी।